हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। पिछली दो क्लासेस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था। जिन भी बच्चों ने अभी वो क्लासेस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे सारी वीडियोज़ को एक सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है। आप वहाँ पे जाके अपनी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम बची हुई टर्म्स को पढ़ेंगे और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की फर्स्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो बेटा, ये ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है। हमने पढ़ा था कि क्रेडिट सेल, हमने पढ़ा था सेल्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज कैश सेल एंड अदर इज क्रेडिट सेल। पढ़ा था ये दो वर्ड्स। अब क्रेडिट सेल्स, जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो अमाउंट हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब भी हमें अमाउंट मिलना होता है, जो गुड्स हमने सोल्ड आउट करी है या अपनी सर्विसेज को रेंडर किया है, उससे जो भी अमाउंट अभी हमें रिसीवेबल है कुछ टाइम के बाद मिलेगा, डेट इज़ नॉन एज द ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके लिए होता क्या है बेटा? करंट असेट्स होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो कैश है, इसको जो कैश में विद इन 1 ईयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द सम ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल्स किसके इक्वल होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स का अमाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों के समअप को हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। अब ये डेटर्स क्या होता है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। डेटर्स का मतलब होता है द पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हम गुड्स उधार पर बेचते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट, यानी इससे अमाउंट हमें कुछ टाइम के बाद मिलना होता है। उन पर्सन्स को हम डेटर्स के नाम से जानते हैं। डेटर्स भी आपके लिए क्या हो जाएगा? क्यों? डेटर्स इज द पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, सो डेटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज द करंट असेट्स। ये भी आपके लिए क्या हो जाएंगे? करंट असेट्स हो जाएंगे। और जो भी अमाउंट हमें मिलने वाला होता है डेट इज नॉन एज द डेब्ट्स। ठीक है, जो भी अमाउंट हमारा ड्यू होता है डेट इज नॉन एज डेब्ट्स। बिल्स रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल्स और बिल्स रिसीवेबल में क्या फ़र्क, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में क्या फ़र्क होता है? डेटर्स का मतलब होता है जिसको हमने उधार सामान बेचा। अब अगर डेटर्स हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और वो अमाउंट हमें कुछ स्पेसिफिक डेट पे मिलना होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। देखो बेटा, ध्यान से समझो, जब भी बिजनेस ने सोल्ड करे गुड्स, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू ए, ठीक है, तो बिजनेस ने गुड्स बेची ए को, तो ए इज द डेटर ऑफ द बिजनेस। ए कौन है? बिजनेस का डेटर। व्हेन वी मेक रिटर्न एग्रीमेंट, अभी क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। व्हेन वी मेक रिटर्न एग्रीमेंट with a to pay amount on specific date, हमने उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया कि भाई आप अमाउंट एक इस पर्टिकुलर डेट पे आप पे करना, एंड ए एक्सेप्ट इट, और ए ने क्या करा? उसे एक्सेप्ट कर लिया। देन इट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। कि बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स
ड्यू टू विच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक डेट पे मिल जाएगा। देखो जब आपने बिजनेस ने गुड्स बेची ए को, तो हमने ए से कहा था भाई 2 महीने में अमाउंट पे कर देना। अब 2 महीने कहा हमने, तो 2 महीने मतलब हमारे बीच में ऑरल एग्रीमेंट हुआ, बट जब ये रिटर्न एग्रीमेंट की फॉर्म में आ जाता है तो इट बिकम्स द बिल्स रिसीवेबल। कुल मिला के वी कैन से डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है, डेटर्स में हमारे बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि बिल्स रिसीवेबल में डेटर्स हमारे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, जो अमाउंट हमें रिसीव करना होता है बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। अब पेबल का मतलब क्या हो गया, जो अमाउंट हमें पे करना है। अब हम पे कब करेंगे, जब हमने क्रेडिट परचेज कर रखी होगी। तो अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब भी हम गुड्स को उधार खरीदते हैं या सर्विसेज हमने हायर कर ली, बट उसके लिए अभी हमने अमाउंट पे नहीं किया, वो अमाउंट हमें पेबल करना है, तो डेट इज नोन एज द ट्रेड पेबल। इट इज़ अ करंट लाइबिलिटीज फॉर अस। हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। अब ये करंट लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि इसकी पेमेंट हमें कुछ टाइम के अंदर ही विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज द इट इज़ कंसिडर्ड एज द करंट लाइबिलिटीज। अब ट्रेड पेबल जो होता है, ट्रेड पेबल भी रिसीवेबल की तरह ही है। ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, क्लियर। अब क्रेडिटर किसे कहते हैं और बिल्स पेबल किसे कहते हैं वो समझते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है द पर्सन हु सप्लाई गुड्स इन बिजनेस ऑन क्रेडिट। जो बिजनेस को गुड्स सामान जो है वो उधार सप्लाई करता है। देखो अब ध्यान से इस पॉइंट्स को समझना। यहाँ पे क्या है, ए सोल्ड गुड्स, मान के चलो ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। ए ने गुड्स बेची बी को, किस पे बेची, क्रेडिट पे बेची। अब अगर हम इन बुक्स ऑफ ए देखें, इन बुक्स ऑफ ए की बात करते हैं, अगर बुक्स ऑफ ए लेते हैं तो बी कौन हो जाएगा, बी इज डेटर फॉर ए। बी कौन हो जाएगा, डेटर हो जाएगा ए के लिए, क्योंकि ए ने इसको सामान बेचा है, तो गुड्स बेची है, तो इससे अमाउंट रिसीव करना है। बट अगर हम इन बुक्स ऑफ बी देखें, इन बुक्स ऑफ बी के बिजनेस में देखें, तो ए इज क्रेडिटर। ए कौन है, क्रेडिटर है फॉर बी, बिकॉज ए सप्लाई गुड्स इन टू बी ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का मतलब समझ में आ गया और डेटर्स का मतलब समझ में आ गया। डेटर्स का मतलब क्या है, जिस पर्सन को बिजनेस सामान उधार बेचता है उसे हम डेटर्स कहते हैं, और क्रेडिटर्स जिससे वो उधार सामान खरीदता है उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब जैसे बिल्स रिसीवेबल था, जब रिटर्न एग्रीमेंट जो बनाया और उसे डेटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। अब जो भी अमाउंट इस तरह से एक्सेप्ट करने के बाद जो भी अमाउंट हमें पे करना होता है उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। बिल्स पेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जो भी अमाउंट हम कुछ पर्टिकुलर डेट में पे करेंगे उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं, और दोनों के दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्लियर। जब हमने करंट लायबिलिटीज पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कंसिडर्ड एज द करंट लायबिलिटीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल्स इन वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू कम होना ड्यू टू यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी आप एक असेट्स परचेज करते हो तो उसको जैसे जैसे यूज करते हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी रीज़न से आप असेट्स को यूज कर रहे हो, असेट
टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतने के साथ आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या ऑब्सोलेंस आपकी कोई टूट फूट होती जा रही है, तो उसके कारण जो भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस भी कौन सा, नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि हम इसको कैश में पे नहीं करते, इट इज इन नॉन कैश एक्सपेंस। होता क्या है, देखो ध्यान से समझो, इफ वी परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज, हमने मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपीज की, एंड वी एज्यूम इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें एवरी ईयर कॉस्ट, अगर हम एक सिंपल लॉजिक से, देखो इसके आगे बहुत कंसेप्ट्स होते हैं, पर अगर हम अभी फिलहाल सिंपल कंसेप्ट से देखें तो एवरी ईयर कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, दिस इज नॉन एज द डेप्रिसिएशन, कि हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10,000 रुपये कम हो रही है, तो दिस इज नॉन एज द डेप्रिसिएशन, मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक असेट्स परचेज किया और उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स थी, तो एवरी ईयर जो असेट्स की कॉस्ट आ रही है हमें वो 10,000 रुपीज आ रही है। एवरी ईयर जब हम 10,000 रुपीज चार्ज करेंगे तो दिस इज नॉन एज द डेप्रिसिएशन, विच मीन्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर। नेक्स्ट टर्म, स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अभी तक बिकी नहीं है, विच आर रेडी टू सेल, जो सेल के लिए तैयार तो है पर अभी तक बिकी नहीं है, डेट इज नॉन एज द स्टॉक, उसे हम स्टॉक कहते हैं। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड गुड्स है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी गुड्स अनसोल्ड रह गई, फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल या वर्किंग प्रोग्रेस, जो भी आपके पास अनसोल्ड आइटम्स है, डेट इज नॉन एज द स्टॉक, उसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। स्टॉक आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नाम से पता लग रहा है ओपनिंग का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर। नेक्स्ट टर्म्स, डिस्काउंट। बेटा अब ये टर्म्स आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मीनिंग हमें पता है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस को कम करना, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। या फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर्स बाय द एंटरप्राइजेस, जो भी अमाउंट हमें पे करना होता है अपने कस्टमर्स को, उसमें अगर कुछ रिडक्शन आता है तो डेट इज नॉन एज द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आर ऑफ 2 टाइप, डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, when discount is allowed by seller to its customer on the basis of bulk of quantity, जो डिस्काउंट क्वांटिटी के बेस पे दिया जाए। अब क्वांटिटी के बेस पे देने का मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मम्मी सेब लेने गई मार्केट में, सेब वाले से प्राइस पूछा, भैया सेब क्या भाव है। सेब वाले ने कहा जी 1 किलो सेब का रेट है 100 रुपये। मम्मी का पहला डायलॉग निकल के आया, भैया 2 किलो ले लोगी, क्या प्राइस लगेगा। अब सेब वाले ने आपको कहा कि
प्राइस 2 किलो सेब आपको 180 रुपीज़ की मिल जाएगी। वैसे 2 किलो सेब कितने की थी? 200 रुपये की, बट उसने 2 किलो का प्राइस रिड्यूस किया है। क्यों रिड्यूस किया है? क्योंकि आपने क्वांटिटी ली है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज नोन एज द ट्रेड डिस्काउंट, यानी द डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन बल्क ऑफ क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज के बेस पे दिया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है? लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस कह लो या कैटलॉग प्राइस कह लो, एक ही बात है। बट इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन समझनी है वो ये है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ओनली प्राइस इज रिड्यूस, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने 2 किलो सेब 180 रुपये की खरीदी है, तो वी रिकॉर्ड ओनली 180 रुपीज़ इन द बुक्स। कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी। आप गुड्स को बेचते समय अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो जो आपका सेल प्राइस होगा वो नेट अमाउंट पे आ जाएगा। अगर आप गुड्स खरीदते हुए डिस्काउंट ले रहे हो तो जो परचेज प्राइस होगा वो भी आपका नेट अमाउंट पे आ जाएगा, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो अर्ली पेमेंट के लिए आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ए ने गुड्स सोल्ड करी है बी को, ए ने सोल्ड करी है बी को फॉर 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपीज़ की गुड्स वो सोल्ड करी है, और जो पेमेंट का टाइम पीरियड था 3 मंथ्स। अब बी ने ए से पूछा कि अगर सर मैं आपको पेमेंट अभी 1 मंथ में कर दूं या इमीडिएटली कैश में दे दूं तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा? ए ने कहा भाई ले ले, 2% डिस्काउंट ले ले। अब ये जो 2% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने पेमेंट जल्दी करी है। वैसे पेमेंट कितने टाइम में करनी थी? 3 महीने में। आपने पेमेंट इमीडिएटली कर दी या 1 महीने के बाद कर दी, तो आपके कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया। डेट इज नोन एज द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो सिर्फ क्वांटिटी के बेस पे होता है, लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, बट कैश डिस्काउंट जो पेमेंट के बेस पे आपको डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेलर ने 2% डिस्काउंट दिया फॉर द पेमेंट विद इन अ वीक, एक हफ्ते में आप पेमेंट कर रहे हो इसलिए आपको 2% डिस्काउंट मिल रहा है, तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज नॉन एज द कैश डिस्काउंट। और ध्यान रखिए कैश डिस्काउंट के लिए वी मेक द सेपरेट एंट्रीज। बुक में ये प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा, बुक में प्रॉपरली डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी आपकी कंडीशन आएगी उसके नाम से प्रॉपर अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो क्वांटिटी के बेस पे होता है, कैश डिस्काउंट जो पेमेंट के बेस पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए वी डू नॉट मेक एनी सेपरेट एंट्री, कैश डिस्काउंट के लिए वी मेक द सेपरेट एंट्री। अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस द ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जितनी पेमेंट हमने जल्दी रिसीव्ड करी है उसके बेस पे हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वाउचर। अब देखो टर्म्स, वैसे आपकी इंपॉर्टेंट सारी टर्म्स खत्म हो गई, छोटी छोटी 1-2 टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं। वाउचर्स का मतलब क्या होता है? वाउचर्स इज नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वाउचर क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी इट इज एन एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी मेक आवर जर्नल एंट्रीज। ये वो एविडेंसेस होते हैं जिसके बेस पे हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट कार्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एटसेट्रा। ठीक है, वाउचर्स का मतलब वी कैन से एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। आपके जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसके जो एविडेंसेस होते हैं, उसके जो प्रूफ होते हैं कि अगर आपने गुड्स परचेज करी है तो उसका कोई ना कोई बिल आपको मिलेगा, तो डेट बिल इज नॉन एज द वाउचर। क्लियर?
ये प्रॉपर एक आगे आने वाले उसमें प्रॉपर एक चैप्टर है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। अब देखो डेब्ट्स का मीनिंग क्या पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव्ड करना होता है डेट इज नोन एज द डेब्ट्स। और बैड का मतलब गंदे, गंदा कौन होता है? जो अमाउंट पे नहीं कर सकता। तो इट इज द अमाउंट डेट हैज बिकम इररिकवरेबल। जो इररिकवरेबल हो फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज द बैड डेब्ट्स, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। इररिकवरेबल अमाउंट इज नोन एज द बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या होता है? बिजनेस लॉस होता है। क्लियर? सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टर्म आज की बैलेंस शीट। हमने बहुत वर्ड सुना है बैलेंस शीट, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था समराइजिंग के टाइम में। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? इट रिकॉर्ड ऑल द असेट्स, ऑल द लायबिलिटीज, ऑल द कैपिटल्स, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट्स को बुक वैल्यू पे शो करता है कि बिजनेस के पास कितने असेट्स है, बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस है, बिजनेस के कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इसका रिकॉर्ड, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट की हेल्प से हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये थी कुछ आपके बेसिक टर्म्स। हमने पार्ट 1 में भी पढ़ी, पार्ट 2 में भी पढ़ी और आज बची हुई पार्ट 3 में, जिसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आप इन कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा उन टॉपिक्स को। जब तक आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे, अपने नोट्स को बनाएंगे। क्लियर? जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।